नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का स्वागत है आपके छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ा हुआ तमाम कंटेंट लाता रहता हूं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को पता होगा, हमने अपने इस चैनल पे कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज को चला रखा है, उसकी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रखा है और इसी प्लेलिस्ट में मैं 12 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। और इसी प्लेलिस्ट के दरमियान हम लोगों ने लास्ट टाइम आपका सेकंड चैप्टर शुरू किया था एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर इज मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के अंदर जितनी भी फाउंडेशनल चीजें थी, शुरुआती दौर की जो चीजें थी, जो मटेरियल कॉस्ट को समझने में आपकी हेल्प करती है, वो सारी चीजें हम लोग करीब 20 से 25 मिनट के दरमियान समझ चुके हैं। आज की वीडियो काफी खास रहने वाली है क्योंकि आज समझने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में या फिर मटेरियल कंट्रोल के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एजेंडा क्या है आज का और कैसे कैसे आप लोग मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बातें मैंने आप सभी से की, सिंपल सी बातें इन द सेंस कि लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि मटेरियल कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है। जब आप लोग मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं तो दो कैटेगरी आपकी बनती है। पहली कैटेगरी आपकी डायरेक्ट मटेरियल की बनती है, दूसरी इनडायरेक्ट मटेरियल की बनती है। किस बिहा पे उसको तैयार किया जाता है, तमाम जो भी उससे जुड़े हुए मुद्दे थे उन पे बात की थी। आज हमें समझना क्या है, क्योंकि आपके प्रोडक्शन का, आपके प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का सबसे अहम हिस्सा होता है मटेरियल, तो उसको कंट्रोल करना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिहाज से। तो आज हम समझेंगे कि जो आप लोग मटेरियल, जिसको आप लोग इन्वेंट्री भी बोलते हो, तो मटेरियल या फिर इन्वेंट्री को कंट्रोल कितनी स्टेजेस पे किया जाता है। देखिए, मटेरियल को अलग अलग स्टेजेस पे कंट्रोल किया जाता है। एक बात तो आपको ये समझनी है, यानी कि मटेरियल की जब भी आप लोग बात करते हो तो हमारे पास अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जिन स्टेजेस के बेस पे हम लोग मटेरियल को क्लासिफाई कर देते हैं। अब कितनी स्टेजेस होती है, तो प्राइमरीली लेवल पे आप लोग समझोगे तो 3 स्टेजेस पे आप लोग मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, पहली स्टेज आपकी रहती है परचेज के दरमियान, यानी कि जब आप लोग अपने मटेरियल को परचेज करते हैं उसी दरमियान उसको कंट्रोल किया जाता है, तो उसको बोलते हैं आप लोग परचेज कंट्रोल। अच्छा, दूसरी जो स्टेजेस रहती है, दूसरी जो स्टेज रहती है माय डियर फ्रेंड्स, वो बेसिकली आपकी स्टोरेज के टाइम पे रहती है। आप सभी को पता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी के पास अपने अपने वेयर हाउस होते हैं, स्टोरेज डिपार्टमेंट अलग से होता है। तो स्टोरेज के दरमियान भी आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली आपका जो मटेरियल है या जो आपकी जो इन्वेंट्री है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, तीसरी जो स्टेज रहती है वो इशू की स्टेज रहती है। जब कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी मटेरियल किसी भी डिपार्टमेंट को इशू किया जाता है, किसको इशू किया जाता है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसको इशू करते टाइम उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो बहुत बुनियादी तौर पे हमने समझा कि जब भी आप लोग मटेरियल कंट्रोल की बात करेंगे तो आपको एक चीज बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में समझ में आ जानी चाहिए कि क्या हमने यहां पे डिस्कशन किया कि 3 स्टेजेस आपकी रहेंगी, स्टोरेज की स्टेज रहेगी, परचेज की स्टेज रहेगी और इशू की स्टेज रहेगी। अच्छा, इशू के बारे में मैंने क्या बताया, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जो आपको बताता है हमें कितने मटेरियल की जरूरत होती है। एक ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। हमारे पास क्या रहेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो हमें क्या बताता है, हमें नीड्स क्या है, यानी कि हमें कितने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में समझना है। हम क्या कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट किसको बताई जाती है, ये वाली रिक्वायरमेंट आपके परचेजिंग डिपार्टमेंट को समझाई जाती है। परचेजिंग डिपार्टमेंट आपका अलग से होता है, एक जो केवल उसका काम क्या होता है, परचेज करना होता है। तो यहाँ पे आपके परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है जो एक प्रॉपर क्वालिफाइड मैनेजर असाइन करता है। जो मैनेजर का काम होता है कि जो उसको बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट सौंपी गई है किसके द्वारा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको फुलफिल करना। क्लियर? तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि 3 लेवल पे मटेरियल को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला लेवल है आपका परचेजिंग या पहला स्टेज है परचेजिंग, दूसरा स्टोरेज है और तीसरा क्या है, इशूइंग। क्लियर? तो आई होप की बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली कितने स्टेजेस होते हैं आपके बेसिकली किसके कंट्रोल करने के मटेरियल को। अब मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये एक बुनियादी सवाल आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा। सर, ये बातें समझ में आ गई, परचेजिंग के टाइम पे कंट्रोल कर सकते हैं, जब हम स्टोर करेंगे तो उस टाइम पे कंट्रोल कर सकते हैं, जब हम अपने मटेरियल को या इन्वेंट्री को इश्यू करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब ये बताइए, कंट्रोल करने की क्या कोई तरीके हैं,
कोई फॉर्मूला है, किसके थ्रू कंट्रोल किया जाएगा? अब उसको कहते हो टेक्निक्स। मतलब कुछ ऐसी टेक्निक है जिनके बिहा पे आप लोग अपने मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कितनी टेक्निक्स ऐसी? तो टोटल ऐसी 10 टेक्निक हैं जिनमें से कुछ आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं, कुछ नहीं है। जो आपके सिलेबस में है हम उन टेक्निक्स को पढ़ेंगे, जो नहीं है उनको स्किप कर देंगे। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि वो 10 टेक्निक्स कौन सी रहने वाली है जिनका इस्तेमाल करके आप लोग मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हो या इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आपका अगला आर्टिकल जो आएगा, अगला जो टाइटल आएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो किससे जुड़ा हुआ है? वो आपकी टेक्निक्स फॉर मटेरियल कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या कह दोगे? आप लोग कह दोगे टेक्निक फॉर मटेरियल कंट्रोल। यानी कि जब भी आपको मटेरियल कंट्रोल करना है या इन्वेंट्री कंट्रोल करना है तो उस केस में कितनी टेक्निक्स रहेंगी? टोटल 10 टेक्निक रहेंगी, मैंने आपको बताया। अब आपको समझना क्या है? समझना यह है कि वन बाय वन करके सर वो 10 की 10 टेक्निक हमें बताइए। देखिए, सबसे पहली टेक्निक बिल्कुल आसान है, जिसको हम लोग कहते हैं ABC एनालिसिस। बहुत आसान टेक्निक रहती है, हम बात करेंगे इसके ऊपर। दूसरी आपकी टेक्निक रहती है जिसको हम लोग कहते हैं EOQ। EOQ का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। ई से बनता है आपका इकोनॉमिकल, याद रखना आप लोग, इकोनॉमिकल। ओ से बनता है आपका ऑर्डर, और आपका Q का मतलब होता है क्वालिटी। तो यहां पे आप लोग डिटरमाइन करते हो इकोनॉमिकल, ऑर्डर, क्वालिटी। मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में कि इकोनॉमिकल, ऑर्डर, क्वालिटी का क्या मतलब होता है। तीसरी टेक्निक होती है आपकी PIS टेक्निक, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। आपको याद रखना है क्या है आपकी, इसकी फुल फॉर्म है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये तीसरी टेक्निक रहती है फॉर द मटेरियल कंट्रोल। देखिए, 3 टेक्निक मैंने बताई। पहली क्या है? ABC एनालिसिस है। दूसरी क्या है? EOQ, इकोनॉमिकल, ऑर्डर, क्वालिटी। और तीसरी क्या है? PIS, जिसको आप लोग बोलते हो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। क्लियर? अब मैंने बताया 10 है, तो यहां पे मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए यहां पे मेंशन कर रहा हूं। चौथी होती है आपकी इनपुट आउटपुट रेशियो। बहुत आसान है, आप लोग क्या कह देंगे? एक आपकी क्या है? इनपुट आउटपुट रेशियो। ये आपकी अगली टेक्निक होती है जिसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करते हो? मटेरियल को कंट्रोल करते हो। इसके आगे आपकी होती है जस्ट इन टाइम टेक्निक, या फिर जस्ट इन टाइम परचेज जिसको कहते हैं ना, वो अगली टेक्निक रहती है। तो पांचवी को आप लोग क्या कह दोगे? आप लोग कह दोगे जस्ट इन टाइम। याद रखना क्या है आपका? जस्ट इन टाइम परचेज। आप क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? हम टेक्निक्स फॉर मटेरियल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, और पहली स्टेज आपकी परचेजिंग की है। तो अगली पांचवी जो आपकी बेसिकली टेक्निक रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? जस्ट इन टाइम परचेज रहने वाली है। क्लियर? जस्ट इन टाइम को पढ़ने के बाद सेटिंग इन्वेंट्री स्टॉक, या फिर आप कह सकते हो सेटिंग स्टॉक लेवल, जो आपकी अगली रहेगी वो क्या रहेगी? अगली टेक्निक रहेगी आपकी सेटिंग स्टॉक लेवल। तो याद रखना आपको ये सारी चीजों को, आप लोग क्या कह सकते हैं? सेटिंग स्टॉक लेवल टेक्निक। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक है जिनका इस्तेमाल करके माय डियर फ्रेंड्स हम लोग मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपका है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको आप लोग कहते हो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो यहां पे 7वीं टेक्निक क्या आ जाएगी? आपकी इन्वेंट्री। आप लोग इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? वही आपका मटेरियल। ठीक है ना? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो याद रखना है आपको। क्या हो गया? आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये 7 टेक्निक मैंने यहाँ पे बता दी आपको। पहली क्या थी आपकी? ABC एनालिसिस थी। दूसरी EOQ थी, यानी कि इकोनॉमिकल, ऑर्डर, क्वालिटी। तीसरी थी PIS, यानी कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जिसको कहते हो। चौथी है आपकी इनपुट आउटपुट रेशियो। पांचवी आपकी जस्ट इन टाइम परचेज है। छठी आपकी सेटिंग स्टॉक लेवल है। सातवीं आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। प्रॉपर परचेजिंग प्रोसीजर आपकी 8वीं रहने वाली है। तो मैं यहीं पे आई होप कि यहां पे लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 8वीं क्या रहने वाली है? आपकी प्रॉपर परचेजिंग प्रोसीजर। तो आप PPP के नाम से इसको जान सकते हो। आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा क्या है आपका? प्रॉपर परचेजिंग। तो आप लोग क्या कह दीजिएगा यहाँ पे? प्रॉपर परचेजिंग प्रोसीजर। क्या कह दोगे आप लोग? प्रॉपर परचेजिंग प्रोसीजर। क्लियर? ये आपकी कौन सी टेक्निक थी? ये आपकी बेसिकली 8वीं टेक्निक थी। 9वीं टेक्निक के अंदर आप लोग देखोगे प्रॉपर स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ मटेरियल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आपकी 9वीं टेक्निक क्या रहने वाली है? प्रॉपर स्टोरेज। आप लोगों को क्या करनी है? स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ मटेरियल। आप लोग क्या कह दोगे? इश्यू ऑफ
मटेरियल, प्रॉपर स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ मटेरियल, ये आपकी 9वीं टेक्निक रहने वाली है। 10वीं बहुत आसान है, 10वीं आप कहते हो रिव्यू ऑफ द स्लो एंड द नॉन मूवेबल मटेरियल, यानी कि आप लोग क्या कह दोगे, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ स्लो। स्लो का मतलब जो बिल्कुल स्लो, स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्लो एंड सेकंड आपका हो जाएगा नॉन मूवेबल, एनएम का मतलब क्या है, नॉन मूवेबल मटेरियल। क्लियर? तो ये 10 टेक्निक है माय डियर फ्रेंड्स, जिनका आप लोग इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे, आपकी किसके लिए, मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए। इनकी मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए टोटल 10 टेक्निक है, जिनका नाम मैंने आपको लिखा दिया है। आपको इन सभी नामों को मेमोराइज करना है या इन सभी टेक्निक्स को मेमोराइज करना है। अगर आप लोग इन सभी टेक्निक्स को मेमोराइज कर लेंगे तो इनके अंदर मैक्सिमम ऐसी टेक्निक है जो आपके सिलेबस में डाली गई हैं और जिनको हम लोग आने वाले वक्त में, आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप पहले से ही मेमोराइज कर लेंगे तो आपको इतनी समस्या आएगी नहीं। क्लियर? तो 2 बातें हमने यहाँ पे की, कितने मटेरियल कंट्रोल या इन्वेंट्री कंट्रोल की कितनी स्टेजेस रहती है, कौन कौन सी रहती हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर? अब इन टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ प्री रिक्वेस्टीज की जरूरत होती है। प्री रिक्वेस्टीज का मतलब होता है बच्चों, जिनको कहते हैं आप लोग हिंदी में, प्री रिक्वेस्टीज का मतलब आवश्यक शर्तें, यानी कि जो इंपॉर्टेंट जो आपकी नीड्स है, ठीक है, फिर व्हाट एवर द टर्म्स एंड कंडीशन यू कैन से, इंपॉर्टेंट जो आपकी शर्तें हैं, आवश्यक जो शर्तें हैं, उसको बोला जाता है प्री रिक्वेस्ट। जब भी आप लोग मटेरियल कंट्रोल करना चाहेंगे तो कुछ बुनियादी आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, कुछ शर्तों पे मटेरियल कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं है किसी भी केस में आप लोग मटेरियल कंट्रोल कर देंगे, नो, ऐसा नहीं होता है। यानी कि अभी आप लोग क्या पढ़ोगे, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है व्हाट आर द प्री रिक्वेस्टीज। आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट आर द प्री रिक्वेस्टीज फॉर मटेरियल कंट्रोल। हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मटेरियल कंट्रोल करना है और मटेरियल कंट्रोल के केस में एग्जैक्टली आपके पास क्या क्या प्री रिक्वेस्टीज है। मैं प्री रिक्वेस्टीज का मीनिंग माय डियर फ्रेंड्स आपको बता चुका हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री रिक्वेस्टीज। तो आप लोग प्लीज इसको याद कर लीजिएगा कि प्री रिक्वेस्टीज का क्या मतलब होता है। एक बार मैं यहां पे लिख भी देता हूं, प्री रिक्वेस्टीज का हिंदी में मतलब होता है आपका आवश्यक शर्तें। तो आपको ये सब याद करना है, ठीक है ना। आप लोग क्या कह दीजिएगा, आवश्यक शर्तें जिसको कहते हैं ना, वो क्या है, आपका प्री रिक्वेस्टीज है। अब सवाल ये है कि सर क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। देखिए सबसे पहली जो शर्त है ना वो बेहद आसान है, आपको याद करना है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हमारे पास। कौन कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट है, देखिए हमारे पास बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, और उसके बाद आपका जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट है। इनकी ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है इनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप लोग ये जो आपका मटेरियल कंट्रोल है ये नहीं कर पाएंगे, या फिर आप जब मटेरियल कंट्रोल करने जाएंगे तो यू फेस एन लॉट ऑफ द डिफिकल्टी। तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ आवश्यक शर्तें हैं। आवश्यक शर्तों में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन बिटवीन द परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड स्टोरेज एंड मटेरियल हैंडलिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट है इनके अंदर आपका क्या होना जरूरी है, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, इनके अंदर समन्वय होना जरूरी है, इनके अंदर तालमेल होना जरूरी है। इसका मतलब आप लोग पहली जो शर्त है वो क्या कहेंगे, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द, ध्यान से देखिए आप लोग क्या ले लीजिएगा, आप लोग पहले ले लीजिए परचेज, पी से बनता है परचेज और पी से ही बनता है आपका प्रोडक्शन। तो आप लोग किन किन के बीच की बात कर रहे हैं, परचेज एंड प्रोडक्शन। आगे आप लोग क्या लेके चलेंगे, आप लोग सेल। सेल का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, सेल का मतलब होता है बेचना, ठीक है। सेल कोमा आप लोग एक और डिपार्टमेंट ले सकते हैं जिसका मतलब क्या होता है आपका स्टोरेज, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, स्टोरेज एंड एक और है मटेरियल हैंडलिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो आप लोग क्या कहेंगे, कोमा मटेरियल हैंडलिंग। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बातें कर रहा हूं। आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां पे हो जाएगा मटेरियल हैंडलिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। पूरा आपको याद करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। क्लियर? ये जितने भी डिपार्टमेंट है इन सब के अंदर अगर आपका कोऑर्डिनेशन है तो आप लोग ये मानिए कि आपकी पहली शर्त पूरी हो गई है, जो किससे रिलेटेड है, मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड है। तो
आप इजीली क्या कर पाएंगे, आप मटेरियल को कंट्रोल कर पाएंगे। क्लियर। अब मटेरियल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी परचेजिंग की, और जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। सेंट्रलाइज में बताऊंगा आगे क्या होता है, यानी कि आपका जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है जो आपका क्या होगा, सेंट्रलाइज होगा, यानी कि सेंट्रलाइज्ड परचेज डिपार्टमेंट होगा जो काम करेगा अंडर द अथॉरिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेल क्वालिफाइड मैनेजर। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि जो आपका जो सेंट्रलाइज्ड परचेज डिपार्टमेंट है वो किसकी डायरेक्शन और किसकी अथॉरिटी के अंदर काम करेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जिसके अथॉरिटी के अंदर काम करेगा वो मैनेजर, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे मैंने क्या कहा, मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई आपको कि आपका बेसिकली क्या होना चाहिए। यहां पे हमने यहां पे बात की है कि जो आपका सेंट्रलाइज्ड परचेज डिपार्टमेंट, अब मैं बताऊंगा सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कह दीजिए, आप लोग कह सकते हैं जो आपका सेंट्रलाइज्ड, ठीक है ना, और आगे क्या है आपका परचेज, तो आप लोग क्या कह देंगे, सेंट्रलाइज्ड परचेज डिपार्टमेंट है वो क्या होना चाहिए, वर्क्स अंडर, ध्यान से समझिएगा, आप लोग ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वर्क्स अंडर द डायरेक्शन, अंडर द डायरेक्शन, आप लोग क्या कहेंगे, डायरेक्शन लिख दिया, एंड दूसरा क्या है, अथॉरिटी, दूसरा शब्द इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी ऑफ ए क्वालिफाइड मैनेजर, आप लोग क्या कह दीजिएगा, ऑफ ए क्वालिफाइड मैनेजर, ये आपको याद करना है। क्लियर। तो जो आपका मैनेजर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो आपका बेसिकली क्वालिफाइड होना चाहिए, उसी की अथॉरिटी के अंदर, उसी की डायरेक्शन के अंदर आपका जो परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, वर्क करेगा। क्लियर। तो ये आपकी दूसरी शर्त थी बच्चों जो आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। तो आई होप कि मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। पहली शर्त क्या है इस केस में, पहली शर्त है आपकी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। किन किन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हमारा बेसिकली अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। प्लस में जो भी आपका सेंट्रलाइज्ड परचेज डिपार्टमेंट है वो जिस बंदे, जिस मैनेजर के अंदर क्या कर रहा है, आपका वर्क कर रहा है, उसकी डायरेक्शन और अथॉरिटी के अंदर वो आपका वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। क्लियर। तीसरी बात समझिए, जब आप लोग किसी भी मटेरियल को यूज करते हैं और एक्वायर करते हैं, सबसे पहले एक्वायर करेंगे, एक्विजिशन एंड द यूजेज ऑफ द मटेरियल, ये कैसे करना है, यानी कि इन दोनों चीज, एक्विजिशन कैसे करना है, यूज कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या बुनियादी स्टेप्स रहेंगी, ये सारी चीजें प्रिंटेड फॉर्मेट में होनी चाहिए, और इसके लिए बनाया जाता है एक प्रॉपर फॉर्म। क्लियर। वो फॉर्म आपका प्रिंटेड होना चाहिए और उसमें रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ऑल द नेसेसरी स्टेप फॉर द एक्विजिशन एंड द यूजेज ऑफ द मटेरियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रॉपर डिजाइन्ड फॉर्म, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक प्रॉपर डिजाइन्ड फॉर्म। आपको क्या याद करना है, आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर डिजाइन फॉर्म। ठीक है ना, जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, वेयर, आप लोग क्या कहेंगे, वेयर प्रॉपरली प्रिंटेड एंड रिपोर्टिंग ऑल नेसेसरी स्टेप, आप लोग क्या कहेंगे, वेयर प्रिंटेड, एंड आप क्या कहेंगे, प्रिंटेड एंड रिपोर्टिंग, आप लोग क्या कहेंगे, प्रिंटेड एंड रिपोर्टिंग ऑल स्टेप्स, क्या है आपकी ऑल स्टेप्स फॉर एक्विजिशन, आप लोग क्या कहेंगे, आप एक्वायर करना चाहते हैं, एक्विजिशन, सॉरी यहां पे स्पेलिंग थोड़ा सा क्या आ जाएगा, एक्विजिशन एंड द, आप लोग क्या कहेंगे, यूजेस ऑफ मटेरियल, आपको क्या करना है, एक्विजिशन करना है और उसके बाद क्या करना है, यूज करना है, किसको, मटेरियल को। तो ये क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका कहलाएगा बेसिकली व्हाट, ये आपकी कहलाएगी बेसिकली डिजाइन्ड फॉर्म। तो ये तीसरी आपकी क्या रहने वाली है, कंडीशन रहने वाली है, किस केस में, या तीसरी प्री रिक्वेस्ट रहने वाली है, या आप लोग कह दीजिए तीसरी कंडीशन, तीसरी शर्त रहने वाली है, किस केस में, अगर आप लोग मटेरियल को कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा, आपके पास इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए इंटरनल चेक्स के लिए और इंटरनल ऑडिट के लिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, यानी कि चौथी कंडीशन क्या रहेगी, आप लोग ये कह सकते हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए इफेक्टिव सिस्टम, आपके पास क्या होगा, इफेक्टिव सिस्टम फॉर इंटरनल ऑडिट। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, आपका मैंने लिखा यहां पे इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, दोनों इंपॉर्टेंट शब्द हैं, क्या हो जाएगा, इंटरनल चेक। तो आपके पास इंटरनल ऑडिट के लिए और इंटरनल चेक के लिए आपके पास इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग बेसिकली मटेरियल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास एक इंपॉर्टेंट बात और है, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए,
रिक्वायरमेंट एंड द स्टोरेज ऑफ मटेरियल के लिए, यानी कि अगली कंडीशन क्या रहेगी, आप लोग ये कह सकते हैं कि आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग फॉर रिक्वायरमेंट, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, रिक्वायरमेंट एंड द स्टोरेज ऑफ मटेरियल। याद रखिएगा क्या लिखा मैंने, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की स्टोरेज और रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास होना चाहिए बेसिकली क्या, प्लानिंग। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप लोग बेसिकली मटेरियल कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे, सक्सेस नहीं कर पाओगे। क्लियर, ये आपकी अगली शर्त है। और एक लास्ट एंड फाइनल शर्त है, आपको रेगुलर रिपोर्टिंग करना है मैनेजमेंट को रिगार्डिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, लास्ट एंड फाइनल आप लोग कह सकते हैं रेगुलर रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट, रेगुलर रिपोर्टिंग। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, मैंने क्या लिखा, रेगुलर रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। मैंने किसकी बात की है, मैंने मैनेजमेंट की बात की है, रेगुलर रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट फॉर वेरियस एस्पेक्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली वेरियस एस्पेक्ट, अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी समझते हैं, इतना आपको समझ है कि कौन कौन से एस्पेक्ट बेसिकली यहाँ पे हो सकते हैं। क्लियर, तो आई होप की बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे 2-3 बातें मैंने की, अलग अलग 10 टेक्निक्स कौन सी रहती है हमारे पास, इस मुद्दे पे बात की, अलग अलग स्टेजेस ऑफ कंट्रोल क्या क्या रहने वाली है मटेरियल की, इस मुद्दे पे मैंने बात की। ठीक है, अब और इसके बाद हमने बात की प्री रिक्वेस्टीज क्या रहती है। प्री रिक्वेस्टीज का मतलब आवश्यक शर्तें क्या है मटेरियल कंट्रोल के लिए, तो 6 अलग अलग शर्तें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी किताबों में हो सकता है 1-2 और दी गई हो, तो डोंट वरी, आप लोग अगर याद करना चाहे तो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दीज आर द मोर देन सफिशिएंट, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। चलिए कुछ बातें और करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ मटेरियल के बारे में। वापस से, जहां पे 3 स्टेजेस थी, पहला आपका स्टेज था परचेज ऑफ मटेरियल, यानी कि हम परचेज ऑफ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कुछ पॉजिटिव बातें करेंगे, कुछ एडवांटेजेस की बात करेंगे और साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस की भी बातें करेंगे। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल। अभी अभी हमने कहा था, हमने क्या कहा था, हमने कहा था स्टेजेस ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, स्टेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल। तो हमारे पास स्टेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल के अंदर एक आपका सबसे पहला स्टेज कौन सा है, परचेज ऑफ मटेरियल। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग ये कहेंगे सबसे पहला स्टेज क्या है आपका, परचेज ऑफ मटेरियल, आपका जो मटेरियल का परचेजिंग। क्लियर है, तो मटेरियल का परचेजिंग की बात करते हैं। देखिए सबसे पहली स्टेज है जब आप लोग खरीदते हैं। अब जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी है तो हो सकता है वहां पे कोई एक व्यक्ति खरीद रहा हो, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब भी आप लोग परचेजिंग ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना, परचेजिंग ऑफ मटेरियल या तो कोई व्यक्ति करेगा या कोई डिपार्टमेंट करेगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। क्या बताया मैंने 2 बातें बताई कि आपका परचेजिंग ऑफ मटेरियल, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल का है तो वहां पे इंडिविजुअल नहीं करता है, वहां पे कोई ना कोई आपका डिपार्टमेंट होता है। क्लियर है, क्या होता है आपका डिपार्टमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, परचेजिंग के लिए। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन होता है जो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसी ना किसी के लिए, परचेजिंग के लिए। अच्छा, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जब आपका एक हेड बनाया जाता है, यानी कि आप लोग क्या कहते हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है। क्लियर, तो आप लोग क्या कह दोगे यहाँ पे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है जिसको अलग अलग नामों से माय डियर फ्रेंड जाना जाता है। जैसे परचेजिंग मैनेजर या परचेज मैनेजर कह सकते हो, सप्लाई मैनेजर कह सकते हो, चीफ बायर कह सकते हो, 3 नामों से इसको जाना जाता है। क्या बताया मैंने, इसको 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला क्या है आपका परचेज मैनेजर, आप लोग क्या कहोगे इसको, आप लोग कहोगे परचेज मैनेजर, ये भी कह सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग चीफ बायर भी इसको कह सकते हो। मैं इसको चीफ बायर बुलाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को जो शब्द सही लगे, या एग्जामिनेशन में तीनों में से कोई भी आ सकता है। चीफ बायर भी कह सकते हो, सप्लाई मैनेजर भी कह सकते हो, ये एक और शब्द है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम सप्लाई मैनेजर कहते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है इन सब बातों का क्या मतलब। क्लियर, एट द एंड आएगा कोई ना कोई पर्सन ही निकल के, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट हो। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी पर्सन है माय डियर फ्रेंड्स, अगर छोटे लेवल पे है तो कोई ना कोई पर्सन अलॉट होगा जो क्या करता है, परचेजिंग करता है। और अगर आपका डिपार्टमेंट ठीक ठाक सा है, बड़े लेवल का है, तो वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां पे एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको परचेज मैनेजर या फिर चीफ बायर या फिर सप्लाई मैनेजर कहा जाता है।
जाता है। क्लियर? अब देखिए सप्लाई मैनेजर के पास कुछ एबिलिटीज होनी चाहिए, कुछ स्किल्स होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, सप्लाई मैनेजर के पास कुछ एबिलिटी होनी जरूरी है, ठीक है ना। अब ये आपको थोड़ा समझना है, क्या होनी चाहिए, कुछ एबिलिटी होनी चाहिए और कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए। अभी आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जो सप्लाई मैनेजर के पास क्या क्या एबिलिटी और क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, बहरहाल हम उस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन पहले समझिए कि जो पर्सन है आपका जो रिस्पॉन्सिबल है परचेजिंग के लिए, ध्यान से समझिए ये पर्सन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेज, ये किसके लिए है, आपका परचेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको ये पता होना चाहिए सबसे पहले व्हाट टू परचेज, हमें खरीदना क्या है। इस सवाल का जवाब भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना, ठीक है। अब सबसे पहला क्या है, आप लोग ये कहेंगे कि जो भी आपका व्यक्ति किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, परचेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या पता होना माय डियर फ्रेंड जरूरी है कि उसको बेसिकली क्या खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है, कहां से खरीदना है और कब खरीदना है। ये बुनियादी सवाल हैं जो उसको पता होने चाहिए और जिनके बिहा पे वो बेसिकली परचेजिंग करेगा। सबसे पहले व्हाट टू परचेज, क्लियर है, एट व्हाट प्राइस। अब यहां पे क्या क्वेश्चन आएगा आपका, एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे आपको खरीदना है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, फ्रॉम वेयर, कहां से खरीदना है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्लियर है। एंड व्हेन टू परचेज, ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, कब उसको खरीदना है। ये सारी बातें किसके लिए हैं, ये सारी बातें ऐसे पर्सन के लिए है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है, वो आपका बेसिकली परचेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक सवाल ये भी है, हाउ मच परचेज, यानी कि कितना उसको खरीदना है, ये भी, इसका भी एक समझ होना चाहिए और इनके जवाब उसके पास होने चाहिए। अगर इनके पास इन क्वेश्चंस के आंसर उस व्यक्ति के पास है तो क्या कहलाता है, वो पर्सन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है परचेजिंग के लिए और वो परचेजिंग कर सकता है। क्लियर? तो बहुत बेसिक मैंने आपको बातें बताई। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट परचेजिंग करते हैं एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या कहलाता है, परचेज मैनेजर, चीफ बायर, और आप लोग क्या कह सकते हैं, सप्लाई मैनेजर कहलाता है। उसकी अपनी एक एबिलिटी और स्किल्स होती है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को क्या पता होना चाहिए, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, परचेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको पता होना चाहिए क्या खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है, कहां से खरीदना है, कब खरीदना है और कितना खरीदना है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर ये सारी बातें उसको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और आता है दिमाग में कि सर ये जो क्वालिटीज, अब यहाँ पे इन दोनों को मिला के मैं एक शब्द ले देता हूं जो मैंने अभी बताया ना, क्या क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्वालिटीज, किसकी बात करें हम लोग, बेसिकली क्वालिटीज ऑफ, बेसिकली क्या कहते हो, जो आपका चीफ बायर होता है। चीफ बायर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, देखिए चीफ बायर के अंदर कुछ बेसिक क्वालिटीज होती हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन और उसके पास जो रिसोर्सेज है उसकी पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री की टेक्निकल स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, उसको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड प्रोसीजर क्या होता है, दिस इज गोइंग टू बी आल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। उसको, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होनी चाहिए और उसको पता होना चाहिए, उसके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, डॉक्यूमेंट को मेंटेन किया जाता है। बहरहाल ये सारी बातें हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं, ज्यादा लंबा ना हो, दैट्स व्हाई हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट इन द कीप लर्निंग।